नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेड़ुधर रोतिया लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। आज आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं। आज एक प्रश्न आया है एक स्टूडेंट ने, जिसका नाम संजय सिन्हा है, जिन्होंने एक प्रश्न पूछा है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा है। मैं यहां पर प्रश्न को दिखा देता हूं। ठीक है, प्रश्न क्या है देखिएगा। प्रश्न ये है दोस्तों, मैं शासकीय सेवक हूं और इस बार जून 2025 के यूजीसी नेट परीक्षा में जेआरएफ क्लियर किया हुआ है। जेआरएफ क्लियर किया हुआ है, याद रखिएगा। कौन से सब्जेक्ट? राजनीति विज्ञान में। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए है। लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारे लाइव क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट, एग्जाम अपडेट का नोटिफिकेशन आपसे कभी मिस ना हो। याद रखिए, आपकी सफलता का पहला कदम है एक सही गाइडेंस। तो चलिए सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अपनी सफलता की यात्रा शुरू करें। उसकी इच्छा है कि वो क्या करना चाहता है। उसका जो प्रश्न है दोस्तों, कुल मिलाकर जेआरएफ है, तो वो पीएचडी करने के लिए इच्छुक है, पीएचडी करना चाहता है। तो वो ये चाहता है कि मैं शासकीय सेवा करूं, मुझे वेतन मिलता रहे और जेआरएफ का भी लाभ मिले। यानी कि जेआरएफ में जो 40-45 हजार रुपया पर मंथ मिलता है, वो भी मुझे मिले। ठीक है, ये उनका प्रश्न है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सही उत्तर, सही सुझाव दे सकूं। इसमें से आप भी होंगे। ठीक है, शासकीय सेवक, कई लोग टीचर होते हैं, कई लोग जो है किसी विभाग में एक शासकीय कर्मचारी के रूप में पदस्थ होते हैं, चाहे वो स्थायी कर्मचारी हो, नियमित कर्मचारी हो या अस्थायी कर्मचारी हो। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो मैं आपको पहला बिंदु बता रहा हूं, आप एक शासकीय सेवक हैं, जिसका अर्थ यह है कि आपकी वर्तमान नौकरी स्थायी सरकारी सेवा में है। ये स्पष्ट बताया नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि वो स्थायी सरकारी सेवा में है। अब सवाल आता है, क्या आप पीएचडी कर सकते हैं और जेआरएफ का लाभ ले सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ शर्त होगा। उस शर्त को जानते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या क्या जरूरत पड़ेगा। पीएचडी करने के लिए आपको ये करना होगा, सबसे पहले शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी लेना होगा। जिस विभाग में आप काम करते हैं उस विभाग का एनओसी बहुत जरूरी। किस बात का एनओसी? पीएचडी करने का। इस एनओसी में यह भी लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा गया होता है, हर विभाग, सरकारी विभाग ये जरूर लिखता है कि शासकीय कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ये लाइन जरूर लिखता है। हम आपको पीएचडी करने की अनुमति देते हैं, ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि शासकीय कार्य में किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। या तो एनओसी मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, चलिए आपने ले लिया, अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया। इसके बाद आपको पीएचडी का कोर्स वर्क करना होगा। पीएचडी का कोर्स वर्क जो कि 6 महीने का होता है, 6 महीने का, याद रखिएगा। अब ध्यान दें, इस कोर्स वर्क के लिए आपको 6 महीने का अर्जित अवकाश लेना पड़ेगा। 6 महीना मतलब समझते हैं, 180 दिन। मान लीजिए शासकीय सेवक हैं आप, साल में 30 दिन मिलता है। ठीक है, 30 दिन, एक साल में 30 दिन और 6 साल में 180 दिन,
और उसमें से आपने कभी भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन ईएल नहीं लिया है, तब 6 साल जॉब करेंगे तो आपको 180 दिन जमा होगा। इसका मतलब यह है कि आपका जॉब ड्यूरेशन 6 साल से ज्यादा हो गया। ठीक है, 6 साल से ज्यादा हो चुका है, तब 180 दिन का जो है एनओसी आपको जो है कोर्स वर्क करने के लिए ईएल ले सकते हैं। अब ध्यान दें, इस कोर्स वर्क के लिए आपको 6 महीने का अर्जित अवकाश लेना पड़ेगा। ले लिए आपने, यदि आपके पास इतना अवकाश बचा तभी तो लेंगे। आपके विभाग से यह स्वीकृति मिलती है तब तो लोगे। ईएल भी ऐसे नहीं है कि आप आवेदन दिए और आपका ईएल जो है सैंक्शन हो गया, तभी आप कोर्स वर्क कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सबसे मुश्किल हिस्सा आता है दोस्तों, सबसे मुश्किल हिस्सा। ठीक है, कोर्स वर्क भी हो गया, आपने 180 दिन का ईएल भी ले लिया, अर्जित अवकाश, अर्निंग लीव बोलते हैं उसको। लेकिन पीएचडी के दौरान, पीएचडी कितने साल का होता है? मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल। ठीक है, 3 साल 5 साल, इस अवधि तक आपको 300 दिन की उपस्थिति आवश्यक है। 300 दिन आपके रिसर्च सेंटर, जहां पर शोध केंद्र बना होगा, वहां पर जाएंगे और बकायदा साइन करेंगे। साइन लगता है, पीपीपी नहीं चलता है, जो कि एक नियमित शासकीय कर्मचारी के लिए लगभग असंभव है। हाँ, यदि आपका शोध केंद्र सुबह या शाम यानी कि 5:30 बजे के बाद, ठीक है, आपका शोध केंद्र ऐसा मान लेता है कि हम 10 बजे के पहले आपका पीएचडी जो भी आपने किया हुआ है उसको जो है आपके सुपरवाइजर जो है देख सकता है, या शाम के 5:30 बजे के बाद, क्योंकि आपका जो शासकीय कार्य की अवधि है 10:30 से 5:30 है। तब ऐसे स्थिति में, ठीक है, आपके जो शोध केंद्र होगा, ठीक है, यदि वो अनुमति देता है सुबह या शाम, तब तो ठीक है, थोड़ा संभव हो सकता है, लेकिन व्यवहार में यह बहुत कठिन होता है। समझ में आया मेरी बात जो है? अब सुझाव दे रहा हूं, जेआरएफ के बाद में क्या क्या वैकल्पिक मार्ग हो सकता है। अब क्योंकि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, लेकिन आप पहले से वेतन ले रहे हैं, इसलिए आपको जेआरएफ की फेलोशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि वेतन ले रहे हैं। यदि वेतन नहीं लेते तो आपको फेलोशिप मिलता। फेलोशिप कितना मिलता है? मैंने अभी बताया 40, 45, 48 इतना हजार रुपया पर मंथ मिलता है, 5 साल तक मिलेगा। ठीक है, ऐसे में मेरा क्या सुझाव है? दूसरा सुझाव मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन सुझाव बता रहा हूं। आप यूजीसी, ठीक है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, महाविद्यालय है, यदि वहां पर वैकेंसी निकलती है सहायक प्राध्यापक की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें अप्लाई कीजिए और सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए। ठीक है, यानी कि अप्लाई करना है, आपकी नियुक्ति हो जाती है, तो आपका जो पीएचडी करना है वो संभव है। ठीक है, यदि आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है, तो आपको टीचर फेलोशिप मिलेगा। देखिए, आपको फेलोशिप तो खत्म हो गया, आपका बेकार हो गया। आपके लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए जेआरएफ बेकार है। ठीक है, जेआरएफ है तो असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करेंगे, लिखित परीक्षा देंगे, जहां जहां पर लिखित परीक्षा होता है वहां लिखित परीक्षा देंगे, जहां पर केवल इंटरव्यू होता है इंटरव्यू देंगे, और कई कई जगह लिखित परीक्षा इंटरव्यू दोनों होता है। आपने फेस किया, आप सेलेक्ट हो गए, और सेलेक्ट होने के बाद में आप क्या करेंगे? टीचर फेलोशिप लेंगे। टीचर फेलोशिप में क्या होगा कि आपको पूरा वेतन मिलेगा और रिसर्च के लिए अवकाश भी मिलेगा। ठीक है, उसको जो है क्या बोलते हैं जी, है? ये जो फेलोशिप है ये टीचर फेलोशिप कहा जाता है। ठीक है, उसको लर्निंग लीव बोलेंगे, लर्निंग लीव।
ठीक है। तो एक और उपाय हो सकता है, जहां पर जिस विश्वविद्यालय में या जिस कॉलेज में आपका सहायक प्राध्यापक के रूप में सेलेक्ट हुआ है और वो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय पीएचडी करने के लिए शोध केंद्र हो, तो वहीं पर किसी सुपरवाइजर के अंडर में पीएचडी कर सकते हैं। इससे आपको अवकाश लेने की भी जरूरत नहीं है और आपको पूरा वेतन भी मिलेगा। समझ आ रहा है मेरी बात जो है। अब मैं आपको एक तीसरा विकल्प बता रहा हूं। तीसरा विकल्प, अगर आप चाहे तो पार्ट टाइम पीएचडी के विकल्प भी तलाश सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। पार्ट टाइम पीएचडी भी होता है। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे भी होते हैं जहां कर्मचारियों के लिए लचीला कार्यक्रम होता है। ठीक है, लचीला कार्यक्रम होता है। बहुत सारे विश्वविद्यालय आपको मिल जाएगा पार्ट टाइम पीएचडी। पार्ट टाइम पीएचडी किसके लिए है? जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक हैं, उनके लिए पार्ट टाइम पीएचडी है। मैंने तो अभी बताया पार्ट टाइम पीएचडी कैसे होता है। जैसे मैंने कहा, उसी यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक और उसी यूनिवर्सिटी में मैं पीएचडी करना चाहता हूं, एक ही सेंटर में मेरा दोनों रोल होगा, तो ये तो पार्ट टाइम पीएचडी ही है। यानी कि आप पढ़ाने भी जाएंगे और साथ में पीएचडी भी करेंगे। एक उपाय और भी है, ठीक है, भविष्य में ऐसा हो सकता है, ऑनलाइन कोर्स वर्क की सुविधा मिल जाए। यानी कि गूगल मीट में क्लास करेंगे आप, शासकीय सेवा के साथ साथ उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 1:30 से 2 बजे तक, 1:30 से 2:30 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके जैसे सरकारी सेवकों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। सुनहरा अवसर हो सकता है, याद रखिएगा। यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो मौजूदा सरकारी सेवा में यथासंभव कानूनी तरीके से विभागीय अनुमति के साथ ही आगे बढ़ें। ध्यान रखिएगा, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपके साथ में 2-3 प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मान्यता जो है एक समयावधि में मिलता है। ठीक है, और जिस समय आपका मान्यता नहीं मिलेगा तो सारे सर्टिफिकेट बेकार हो जाएगा। एक तो फीस ज्यादा है, 4 लाख 5 लाख रुपया लेता है। फिर मान्यता का भी कहीं ना कहीं डाउट रहता है। और तीसरा चीज है, जब आप पीएचडी कहां से किए हैं ये बताएंगे, जब उसका नाम लेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, सामने वाला व्यक्ति का नाक सिकुड़ जाता है। यानी कि वो समझता है कि आपने पीएचडी किया नहीं है, पीएचडी को आपने खरीदा है। ठीक है, तो इस बात को सुनिश्चित कर लें। ठीक है, उसके बाद ही आप पीएचडी में एडमिशन लें। ठीक है, यदि आप शिक्षण में जाना चाहते हैं तो सहायक प्राध्यापक पर आवेदन करना सबसे उचित विकल्प लगता है। उम्मीद है संजय जी और आप सभी दर्शकों को यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आपका कोई और सवाल है तो कमेंट करें, ईमेल करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद। ठीक है दोस्तों, मुझे संपर्क करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में है मेरा मोबाइल नंबर दिया है। आप डायरेक्ट फोन ना लगाएं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो कर सकते हो, नहीं कर सकते बताइए, सब्सक्राइब कर लिया है? ठीक है, सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, छोटा सा काम है और हम मोटिवेट होते हैं और बेहतर तरीके से हम जो है विषय को समझते हैं और आपके लिए वीडियो इतना मेहनत करके रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसका एडिट करते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं। बहुत ज्यादा समय लगता है, दिमाग लगता है और हर व्यक्ति के ये बस की बात नहीं है, ये संभव नहीं है। ठीक है, और हमको तो मजा आता है। ठीक है, क्योंकि हमारा आदत पड़ा हुआ है। तो इसलिए दोस्तों, आपको लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, कमेंट्स तो जरूर लिखना चाहिए। कमेंट्स क्यों नहीं लिखते हैं? लिखिए ना, अच्छा लगता है, हम भी पढ़ते हैं आपकी कमेंट्स को। दोस्तों, मैं आपको सही जानकारी दूंगा, गलत जानकारी कभी नहीं दूंगा।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।